नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में अपन देखने वाले हैं वस्ति सूत्रीयम सिद्धि अध्याय को। पिछले लेक्चर में अपन ने पंचकर्म सिद्धि अध्याय को देख लिया था। इस लेक्चर में अपन वस्ति सूत्रीयम सिद्धियम अध्याय को देखने वाले हैं, इसमें क्या क्या है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या बताया गया है, इसमें सबसे पहले क्या है, जो परीक्ष्य विषय मतलब कि जब अपन किसी जो रोगी है उसको जब अपन वस्ती देने वाले हैं तो उसमें अपन को क्या क्या चीज़ों की परीक्षा कर लेनी चाहिए, कौन कौन से विषय है वो देख लेते हैं इसमें। मतलब कि जब अपन हिस्ट्री ले रहे हैं तो उसमें अपन को रोगी को क्या क्या पूछना चाहिए, क्या क्या चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। तो उसमें क्या क्या है, परीक्षा विषय में है दोष, औषध, देश, काल, साथ में अग्नि, सत्व, ओक, वय, बल। ठीक है, ओक, वय और बल आदि वस्ती में परीक्षा विषय है। मतलब कि जब अपन किसी की वस्ती करने वाले हैं उसके पहले अपन को उसके दोषों के बारे में, औषध के बारे में, देश, काल, साथ में अग्नि, सत्व, ओक मतलब क्या हो जाएगा, ओक मतलब साथ में होता है क्या, उसको साथ में उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ले लेनी है। ठीक है, इसके बारे में उसकी परीक्षा कर लेनी है। इसके नेक्स्ट में क्या है, वस्ति नेत्र के घटक द्रव्य। मतलब कि वस्ति नेत्र आगे बताऊंगा मैं आपको वस्ति नेत्र किसको बोलते हैं। तो वस्ति नेत्र अपन किस किस से बना सकते हैं, मतलब कि उसमें कौन कौन सी धातुओं से बना सकते हैं, काय से बना सकते हैं, देख लेते हैं इसमें। जो वस्ति नेत्र के घटक द्रव्य है वो क्या क्या हो सकते हैं, स्वर्ण, रजत, ऋजु, ताम्र, रीति, कांस्य, अस्थि, शस्त्र, वेणु। वेणु मतलब क्या, बांस हो जाता है वेणु। दांत मतलब कि जो दंत वगैरह होते हैं उससे भी अपन बना सकते हैं। नल, विषाण, सिंग जो गाय बैल के जो सिंग होते हैं उससे अपन वस्ति नेत्र का निर्माण कर सकते हैं। ये सब जो चीज़ें हैं इससे अपन वस्ति नेत्र का निर्माण कर सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं वो, स्वर्ण, रजत, ऋजु, ताम्र, रीति, कांस्य, अस्थि, शस्त्र, ध्रुम, वेणु, दांत, नल, विषाण, सिंग, इन सब से अपन जो वस्ति नेत्र है उसका निर्माण करेंगे। ठीक है, और ये मणि है, और मणि ये थोड़ा गलत लिख गया है, और मणियों से अपन वस्ति नेत्र का निर्माण अपन कर सकते हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। जो वस्ति नेत्र है वो जो उसका प्रमाण क्या होना चाहिए, जैसे कि ये रहा वस्ति नेत्र, ये वस्ति नेत्र है, इसमें इसकी जो मेजरमेंट्स है वो क्या क्या रहनी चाहिए। मतलब कि जो वस्ति नेत्र होता है वो अलग अलग आयु के मतलब कि लोगों में अलग अलग प्रमाण का होता है। जैसे कि 6 वर्ष का है कोई बालक तो उसमें जो छिद्र रहेगा वो मतलब कि वो कितना लंबा रहेगा, 6 वर्ष के जो बालक में 6 वर्ष के बालक में 6 अंगुल लंबा वस्ति नेत्र को यूज़ करेंगे, और उसका जो छिद्र रहेगा जहाँ से अपन जो फ्लूइड का फ्लो होगा वो मूंग के दाने के बराबर होगा। देखो मूंग का दाना की यहाँ पे पिक्चर लगा के रखी मैंने। 6 वर्ष का जो बच्चा रहेगा उसमें अपन 6 अंगुल लंबा वस्ति नेत्र का यूज़ करेंगे, और उसमें जो छिद्र रहेगा वो मूंग के दाने के बराबर रहेगा। 12 वर्ष में 8 अंगुल, 12 वर्ष वाले जो पुरुष में 8 अंगुल लंबा अपन वस्ति नेत्र का यूज़ करेंगे, और उसमें जो छिद्र रहेगा वो कलाय मतलब होता है मटर का दाना। कलाय मतलब क्या होता है, मटर के दाने जितना बड़ा उसमें छिद्र रहेगा। 20 वर्ष के इंसान में, जैसे कि अभी मेरी एज 20 है तो मेरे अंदर मतलब कि मेरे में 12 अंगुल लंबा वस्ति नेत्र का अपन यूज़ करेंगे। तो जिसकी एज 20 है उसमें 12 अंगुल लंबा, और उसमें जो छिद्र रहेगा वो करकंदू मतलब होता है बेर, जो गावरानी बेर होता है उसको करकंदू बोलते हैं। तो उसको उसके उसके आकार का छिद्र मतलब उतना बड़ा छिद्र उसमें रहेगा। ठीक है, तो 20 वर्ष में
12 अंगुल लंबा बस्ती नेत्र का प्रमाण दिया है, 12 वर्ष में 8 अंगुल और 6 वर्ष में 6 अंगुल। ठीक है, इसकी मोटाई को भी याद रख लेना, मूंग के दाने जितना 6 वर्ष में, 12 वर्ष में कलाय मतलब मटर के दाने जितना, और 20 वर्ष में करकंदू जो कि बेर जितना। ठीक है, इसके नेक्स्ट में चलते हैं। बस्ती मूल और बस्ती अग्र मतलब क्या है। देखो यहाँ पे जो पिक्चर है, मैंने यहाँ पे बस्ती नेत्र का डायग्राम लगाया है। बस्ती नेत्र, जो बस्ती नेत्र है इसका एक दो भाग होते हैं। एक मतलब कि दो ओपनिंग्स होती है इसमें। एक होती है जो मूल भाग होता है इसका, और एक होती है मुख आग्र मतलब कि जहाँ से अपन इसको प्रवेश कराएंगे, जो जहाँ जहाँ पर अपन बस्ती दे रहे हैं यहाँ से प्रवेश कराएंगे मुख मार्ग से। और जो मूल भाग है यहाँ से अपन जो अपना बस्ती पुट है जिसमें अपन फ्लूइड भरेंगे उसको कनेक्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो देख लो इस पे कर्णिकाएँ भी लगी है। आगे मैं कर्णिकाओं के बारे में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले देख लेते इसमें क्या बताया। बस्ती मूल जो है वो अंगुष्ठ प्रमाण का होना चाहिए। बस्ती मूल, ये देखो मूल भाग जो है वो अंगुष्ठ प्रमाण का होना चाहिए। तो जो मूल भाग है ये अंगुष्ठ प्रमाण का, थोड़ा मोटा सा दिख रहा है आपको एज कंपेयर टू मुख आग्र वाला। जो अग्र भाग है वो कनिष्ठिका अंगुली, जो आपकी जो सबसे छोटी उंगली होती है, देखो मैंने यहाँ पे फोटो भी लगा के रखी है। जो बस्ती अग्र है वो कनिष्ठिका अंगुली के प्रमाण का होना चाहिए। और बस्ती मूल जो है, बस्ती मूल जहाँ से कि अपन बस्ती कनेक्ट करने वाले हैं वो अंगुष्ठ प्रमाण का होना चाहिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। इसके नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इसके नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, बस्ती नेत्र का प्रमाण। बस्ती नेत्र का क्या कितना प्रमाण होना चाहिए। तो देखो बस्ती नेत्र जो है वो बस्ती नेत्र में कर्णिकाएँ कितनी होनी चाहिए, 3 कर्णिकाएँ। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है 3 कर्णिकाएँ, 1 2 और 3 यहाँ पे भी लगा के रखा है मैंने डायग्राम, 1 2 और 3 कर्णिकाएँ है। ठीक है, अग्र चतुर्भाग में 1 मतलब कि 1/4, सामने के 1/4 भाग में 1 है। अग्र चतुर्भाग में 1 है और पीछे कितना बच गया अब, पीछे बच गया 3/4 भाग बच गया। अभी पीछे 3/4 भाग में कितना है, मूल में बस्ती को बांधने के लिए, देखो मूल भाग में अपन बस्ती को बांधेंगे और वहां के पर 2 कर्णिका है, 2 कर्णिका बस्ती को बांधने के लिए। और अग्र भाग में है 1 कर्णिका, कितने पे, अग्र चतुर्भाग में 1 कर्णिका है। अग्र चतुर्भाग में क्यों है 1 कर्णिका, क्योंकि मतलब कि बहुत ज़्यादा भी प्रवेश नहीं कर जाए, मतलब वहाँ पे जाके रुक जाए। और ये जो 2 पीछे की कर्णिका है उससे अपन जो बस्ती पुट है उसको बांधेंगे। ठीक है, और हाँ मैंने ये लाइन छोड़ दी थी, जो ये जो होना चाहिए बस्ती नेत्र होना चाहिए वो रिजूनी मतलब सीधा लंबा होना चाहिए, रिजूनी होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। ठीक है, गौपुच्छ सम आकृति, गौपुच्छ की आकृति जैसा, मतलब कि गौपुच्छ की आकृति, देखो यहाँ पे मैंने फोटो लगा के रखी है। जो आगे से जो गाय की पूंछ है वो थोड़ी मोटी है और पीछे से पतली होती जा रही है। तो जो मूल भाग है वो आगे वाला है मान लो इसका, जो कि थोड़ा मोटा है, और जो मुख आग्र वाला भाग है वो नीचे वाला भाग है। ठीक है, तो और क्या होनी चाहिए, वो सलक्षणी होना चाहिए, सलक्षणी होनी चाहिए। और गुटिका मुखानी मतलब कि गुटिका आकार की होनी चाहिए। अग्रभाग जो होना चाहिए इसकी गुटिका का आकार का होना चाहिए, अग्रभाग गुटिका के आकार का होना चाहिए, सलक्षण होना चाहिए। ठीक है, रिजूनी होना चाहिए और गोपुच्छ सम आकृति का होना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके नेक्स्ट में चलते हैं। जो बस्ती अपन बनाने वाले हैं, जो बस्ती पुट जो अपन बनाने वाले हैं वो कैसे बनाएंगे अपन। तो जो बस्ती पुट अपन जो बनाने वाले हैं वो बनाएंगे अपन बैल, भैंस, हिरण, सूअर या बकरे की बस्ती, जो उनकी जो बस्ती होती है उससे अपन बस्ती पुट का निर्माण करेंगे। काय से, बैल, भैंस, हिरण, सूअर या बकरे की बस्ती से अपन बस्ती का निर्माण करेंगे। ठीक है, नीरू बस्ती की विधि क्या है। नीरू बस्ती में मतलब कि जब अपन ने नीरू बस्ती कब दे सकते हैं, नीरू बस्ती तभी देंगे जब प्रशस्त नक्षत्र हो। प्रशस्त नक्षत्र का मूर्त योग मतलब कि पर्टिकुलर एक मूर्त योग होना चाहिए जो कि एक प्रशस्त नक्षत्र वाला हो। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम मतलब एक मूर्त, और जब
जीर्ण, जब अन्न पच जाए, जब अन्न जीर्ण हो जाए, मतलब कि आपने खाना खाया था और वो जीर्ण हो गया, पच गया, तब जाके अपन निरुवस्ति देंगे। निरुवस्ति कब देंगे? प्रशस्त नक्षत्र में देंगे, मुहूर्त योग में, ठीक है। और जीर्ण अन्न क्रमेण, ठीक है, जब आपका जो भोजन है वो पच गया हो अन्न के जीर्ण होने पर, ठीक है। इसके बाद एक ऐसे पॉइंट है कि अति लवण युक्त वस्ती देने पर दाह और अतिसार उत्पन्न करता है। अगर अपन ने वस्ती बना रहे हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा, वस्ती जब आप बनाओगे उसमें आपको लवण भी यूज़ करना है, मधु, लवण, स्नेह, कल्क, क्वाथ, इसका यूज़ करना है। अगर आपने इसमें लवण की मात्रा अगर ज़्यादा बढ़ा दी तो इसमें दाह हो सकता है, मतलब कि जो रोगी है उसको दाह हो सकता है, अतिसार हो सकता है, ठीक है। तो लवण की मात्रा आपको ज़्यादा नहीं बढ़ानी है, जितनी वर्णन है उतना ही आपको मात्रा देनी है, ठीक है। इसके बाद पोजीशन की बात आती है। जब आप पेशेंट को बस्ती दे रहे हो तो पेशेंट की पोजीशन क्या होनी चाहिए, मतलब उसकी बॉडी पोस्चर क्या होना चाहिए। तो इसमें जो बताया गया है वो क्या है, वाम पार्श्व शयन कराना है अपन को पेशेंट को, वाम पार्श्व शयन। तो वाम पार्श्व शयन कैसी पोजीशन होती है, जो वाम मतलब क्या होता है, लेफ्ट पार्ट। तो वाम पाद को सीधा फैलाए, वाम पाद को सीधा फैलाए, दाहिने पैर में, दाहिना जो पैर है मतलब राइट जो लेग है उसको मोड़ कर रखे, मतलब राइट लेग को मोड़ दिया और जो वाम है लेफ्ट लेग है उसको सीधा रखना है, लेफ्ट लेग को सीधा रखा और दाहिने पैर को मोड़ दिया। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ऐसा क्यों करेंगे, ऐसी पोजीशन क्यों बनाएंगे, क्योंकि जो है कि रोगी की ग्रहणी और गुदा वाम भाग में होती है। अगर रोगी की ग्रहणी और गुदा जो है वो वाम भाग में है, इसलिए अपन उसका जो वाम पाद है वो सीधा रख रहे हैं। इससे क्या हो जाएगा कि जब अपन उसकी वाम करवट है तो जो औषधि है वो पक्वाशय में सुखपूर्वक प्राप्त हो जाएगी, मतलब कि अच्छे से पक्वाशय में चली जाएगी। अगर ये पोजीशन में आते ही आता है रोगी तो जो कि ग्रहणी और गुदा एक ही लाइन में आ जाएंगे, ग्रहणी और गुदा वाम पार्ट में ही है, मतलब लेफ्ट साइड में ही है, तो वो पक्वाशय में जो औषधि है वो अच्छे सुखपूर्वक चली जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या है, पुरुष में वाम पार्श्व में वस्ती दे, ठीक है। वाम पार्श्व में तो आपको पोजीशन बता दी, पुरुष में तो ऐसे देना है। लेकिन जो गर्भिणी है, गर्भिणी में न्युब्ज अवस्था में वस्ती दे, ये आपको बस याद कर लेना है, गर्भिणी में न्युब्ज अवस्था में वस्ती देनी है, ठीक है। गर्भिणी में कौन सी अवस्था में, न्युब्ज अवस्था में वस्ती देनी है, ये एक पोजीशन होती है जो कि गर्भिणी में आपको वस्ती देना है, ठीक है। इसके नेक्स्ट में चलते हैं, बस्ती की औषधों में मिलाने का कर्म, मतलब कि किस कर्म में मिलानी है, इसी कर्म में मिलानी है, नहीं तो फिर आपकी बस्ती बिगड़ जाएगी। ऐसे ही मिलाना है, जो सीक्वेंस होना चाहिए, अगर आप बस्ती दे रहे हो तो इसी सीक्वेंस में आपको औषधि को मिलाना है। तो फर्स्ट क्या मिलाना है, सबसे पहले लेना है आपको मधु के अंदर से सेंधा और नमक मिलाना है। बहुत मुश्किल होता है इसको मिलाना, मैंने ट्राई किया था, बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। मधु में आपको सेंधा और लवण मिलाना है, मधु में सेंधा और लवण मिलाना है। उसके बाद स्नेह को मिलाना है, उसके बाद स्नेह मतलब कि ये हो गया, घी हो गया, तेल हो गया, ये सब इसमें मिलाना है। सबसे पहले मधु, फिर मधु, लवण, फिर स्नेह, फिर कल्क मिला लेना है। उसके बाद क्वाथ। तो ये सीक्वेंस है, मधु, लवण, स्नेह, कल्क, क्वाथ। इसको मैं कैसे याद कराऊंगा आपको, मालिश काका, म से आ जाएगा मधु, ली से आ जाएगा लवण, स से आ जाएगा स्नेह, क से आ जाएगा कल्क और क से आ जाएगा क्वाथ, मालिश काका। इस ट्रिक से आपको ये याद कर लेना है, मधु, लवण, स्नेह, कल्क, क्वाथ। मधु, लवण, स्नेह, कल्क और क्वाथ, ठीक है। इतना हो गया। इसके आगे क्या है, अब अपन को निरुवस्ती को पढ़ना है। निरुवस्ती, जिसको आस्थापन वस्ती भी बोलते हैं और शोधन वस्ती भी बोलते हैं। निरुवस्ती जिसको आस्थापन वस्ती भी बोलते हैं और शोधन वस्ती भी बोलते हैं। तो निरुवस्ती एक बार में अधिकतम 3 बार देनी चाहिए, एक बार में अधिकतम 3 बार देना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या है,
प्रथम बस्ती जो अपन देंगे, इसमें प्रथम बस्ती जो देंगे उससे क्या होगा, जैसे कि अपन इसने बता दिया 3 बार देनी है, मतलब कि अधिकतम 3 बार देनी है। तो जो फर्स्ट वाली जो बस्ती देंगे उसमें क्या होगा, तो उसमें जो होगा वो वात को बाहर निकाल देगी, स्वर मार्ग से वायु को बाहर निकाल देगी। जो प्रथम बस्ती देंगे वो स्वर मार्ग से वायु को बाहर निकाल देगी। जो द्वितीय बार जो अपन बस्ती देंगे, द्वितीय बार जो बस्ती देंगे वो पित्त को बाहर निकाल देगी, मतलब कि जो एक्सिस पित्त है अपने शरीर में उसको बाहर निकाल देगी। और जो तृतीय बार जो बस्ती देंगे वो कफ को बाहर निकाल देगी। देखो तीनों दोषों का हरण कर दे रहा है ये बस्ती। वात की श्रेष्ठ चिकित्सा है, लेकिन ये देखो तीनों दोषों का हरण कर रहा है। तो फर्स्ट वाली जो बस्ती देंगे वो वायु को बाहर निकाल देगी, सेकेंड वाली जो बस्ती देंगे वो पित्त को बाहर निकाल देगी, और जो थर्ड वाली जो बस्ती देंगे वो कफ को बाहर निकाल देगी। ठीक है, इसके नेक्स्ट में चलते हैं। नीरुबस्ती के पश्चात क्या है, नीरुबस्ती अपन ने दे दी, उसके पश्चात आपको क्या करवाना है, जो जो रोगी है उसको वो करा मतलब कि स्नान करवाना है। मतलब कि गर्म पानी से या फिर सुउष्ण जल से उसको स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद मांस रस के साथ शाटी चावल के भात को खिलाना है। ठीक है, जैसे ही अपन ने रोगी की नीरुबस्ती कराई, उसको सुउष्ण जल से, मतलब कि मतलब आप समझ सकते हो, जब आपने किसी की नीरुबस्ती वगैरह कराई तो उसको मतलब बहुत गंदी फीलिंग आती है। तो मतलब उसको क्या, सबसे पहले उसको स्नान करवा दो सुउष्ण जल से, उसके बाद में उसको मांस रस के साथ शाटी चावल को खाने के लिए बोल दो। ठीक है, इतना करना है आपको नीरुबस्ती के पश्चात में। ठीक है, इसके बाद क्या है, नीरुबस्ती के घटक औषध। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपको याद रखना है कि कौन कौन सी औषधि को कितने भाग में मिलाना है, कौन कौन सी औषधि, मतलब कि स्नेह को कितना मिलाना है। अभी जो अपन ने पढ़ा ना, स्नेह, कल्क, क्वात, इनकी मात्रा कितनी मिलानी है। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर किसी को वात विकृति है तो वात विकृति में स्नेह 1/4 भाग मिलाना है, वात विकृति में स्नेह 1/4 भाग मिलाना है। और देखो यहाँ पर अगर वात विकृति है तो स्नेह को अपन को 1/4 मिलाना है, और वो 3 प्रशस्त है। पित्त विकृति में स्नेह 1/6 मिलाना है और 2 प्रशस्त है वो। और कफ विकृति में स्नेह 1/8 मिलाना है। अगर वात है, वात विकृति है, तो देखो स्नेह तो श्रेष्ठ है ना, मतलब कि वात की श्रेष्ठ औषध है, इसलिए उसको ज़्यादा मिला रहे हो आप, 1/4 भाग मिला रहे। लेकिन कफ में अपन स्नेह देखो बहुत कम मिला रहे, 1/8 भाग मिला रहे, 1/8 भाग मिला रहे हैं स्नेह को। ज़्यादा इसमें क्यों मिला रहे, क्योंकि स्नेह जो है वो वात की श्रेष्ठ औषध है, इसलिए यहाँ पे 3% मात्रा अपन ने स्नेह की यूज़ की है वात विकृति में, 3% वात विकृति में, और कफ विकृति में बस 1.5% यूज़ की है। ठीक है, ये याद रखना है, 3% इसमें वात विकृति में और 1.5% कफ विकृति में स्नेह की मात्रा है। इसके बाद क्या आ जाता है, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि जो अपन नीरुबस्ती दे रहे हैं, नीरुबस्ती में जो मात्रा दी जाती है औषध की वो 24 पल देते हैं, 24 पल, 24 पल, द्वादश प्रस्थ। ठीक है, नीरुबस्ती के घटक। तो इसमें क्या क्या है, इसमें आपको सब कुछ याद रखना है, सब कुछ तो नहीं, लेकिन आपको सबसे पहले ये याद रख लेना है कि जो कल्क और क्वात है ये 50% है। जैसे कि 5 और 6 इधर ही हो गए, और इधर भी टोटल 6 मिला के हैं, तो 6 प्रस्थ तो यही हो गए। क्वात और कल्क मिला के आधा भाग बना लेते हैं पूरा। जैसे कि 5 और 6, मतलब कि आप वात वाले में देख लो, 5 और 6 को ऐड कर लो तो 6 आ जाता है, और इधर जो है ये है। ठीक है, इधर भी 6 आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, मधु में भी 1.5 है, मधु में भी 1.5 प्रस्थ है, और सेंधव में भी 1.5 प्रस्थ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी कफ वाले में भी 1.5 प्रस्थ है, और यहाँ पे भी 1.5 प्रस्थ है सेंधव वाले में। ठीक है, तो इस वाले टेबल को मैं लास्ट में बता दूंगा आपको, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है इसमें। ठीक है, इस वाले टेबल को देख लेते हैं। जैसे कि नीरुबस्ती की जो मात्रा है, नीरुबस्ती की अपन को कितनी मात्रा देनी है,
एक वर्ष का अगर कोई बालक है तो उसको आधा प्रस्थ मात्रा देनी है। एक वर्ष के बालक में आधा प्रस्थ मात्रा देनी है। 1 से 2 वर्ष तक, मतलब कि 1 वर्ष से 12 वर्ष तक, इसमें क्या करना है, एज मतलब कि मान लो अगर वो 6 साल का है, अगर वो 6 साल का है तो 6 ÷ 2 तो 3 आ जाएगा। तो अगर 6 साल का है तो उसको 3 प्रस्थ देनी है। अगर 12 साल का है, 12 साल वाले को कितने देंगे अपन, 12 ÷ 2 6 प्रस्थ, तो उसको 6 प्रस्थ मात्रा अपन को देंगे। देखो मतलब कि हर ईयर में आधा आधा बढ़ जा रहा है। मतलब कि सेकेंड ईयर में आप सेकेंड साल में आप 1 प्रस्थ दोगे उसको, है ना, आधा आधा करके बढ़ाते जाना है, ठीक है। लेकिन 12 से 18 वर्ष में जो एज है उसको माइनस करना है 6 से, तो वो उसमें नीरू बस्ती की मात्रा आ जाएगी। जैसे कि अपन मान लेते हैं वो 14 का है, 14 वर्ष का बालक है, तो 14 - 6 कर लेंगे, 14 - 6 कर लेंगे तो वो नीरू बस्ती की मात्रा आ जाएगी उसमें। लेकिन 18 से 70 वर्ष तक इसकी जो मात्रा है वो कांस्टेंट हो गई है, वो है 12 प्रस्थ। 18 से 70 साल तक के 12 प्रस्थ ही मात्रा आपको देनी है नीरू बस्ती की। 18 से 70 तक कितनी देनी है, 12 प्रस्थ। और 70 से 100 वर्ष में 10 प्रस्थ देनी है। देखो यहाँ पे मात्रा कम हो गई, मतलब जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनमें अपन को कम मात्रा देनी है, ठीक है। 70 से 100 वर्ष वाले में 10 प्रस्थ मात्रा देनी है, ठीक है। इसके नेक्स्ट चलते हैं, नीरू बस्ती की उत्तम मात्रा कितनी है। नीरू बस्ती की उत्तम मात्रा मैंने अभी आपको बताई 24 पल, ठीक है। नीरू बस्ती की उत्तम मात्रा कितनी है, 24 पल। अनुवासन बस्ती की उत्तम मात्रा 6 पल। अनुवासन बस्ती की कितनी है, 6 पल। मतलब कि ये देखो 1/4 है इसके, नीरू बस्ती के अनुवासन बस्ती 1/4 है। मतलब कि जो अनुवासन बस्ती में जितनी मात्रा देंगे उससे 4 गुना मात्रा अपन नीरू बस्ती में देंगे, ठीक है। और इसमें एक बस्ती आती है मात्रा बस्ती, वो अनुवासन बस्ती का ही एक टाइप है। उसमें अनुवासन से और 4 गुना कम देंगे, तो 6 पल ÷ 4, तो उतनी मात्रा अपन मात्रा बस्ती में देंगे। ये भी पूछ सकता है अनुवासन बस्ती में जो मात्रा दी है और मात्रा बस्ती में जो मात्रा है वो कैसे रिलेट कर पाएंगे। तो जो अनुवासन बस्ती की जो मात्रा है उसको अपन 4 से भाग दे देंगे तो वो मात्रा बस्ती की मात्रा आ जाएगी, ठीक है। दोषानुसार नीरू बस्ती, वात में 1 नीरू बस्ती देंगे, पित्त में 2 देंगे और कफ में 3 देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, नीरू बस्ती की मात्रा अनुवासन से 4 गुना होती है। मैंने अभी आपको बताया नीरू बस्ती की मात्रा अनुवासन से 4 गुना होती है। अनुवासन की मात्रा 6 आ रही थी तो नीरू की मात्रा 24 आ रही थी, 24 पल दे रहे थे, ठीक है। नीरू बस्ती की मात्रा अनुवासन से 8 गुना होनी चाहिए जानवरों में, जानवरों में 8 गुना हो जाती है, ठीक है। याद रखना जानवरों में 8 गुना हो जाती है। सर्वसंग्रकृत रोग में पुनर्नवा आदि नीरू बस्ती देते हैं। सर्वसंग्रकृत रोग में पुनर्नवा आदि नीरू बस्ती देते हैं, ठीक है। ये याद रखना है, सर्वसंग्रकृत रोग में पुनर्नवा आदि नीरू बस्ती देते हैं, ठीक है। पार्श्वशूल, गुल्म एवं योनि दोष में पलाश बस्ती देते हैं। मतलब पलाश का जो पेड़ होता है उसके जो एक्सट्रैक्ट होते हैं उसको लेकर अपन इसमें बस्ती देंगे। काय में, गुल्म में, योनि दोष में और पार्श्वशूल में। गुल्म, योनि दोष और पार्श्वशूल में। नीरू बस्ती पश्चात क्या पथ्य है, मतलब नीरू बस्ती अगर आपने दे दी उसके बाद आपको क्या क्या देना है। वात रोगी में आपको मांस रस का सेवन कराना है। पित्त रोगी में आपको पेय या फिर दुग्ध का सेवन कराना है। कफ रोग में आपको यूज का सेवन कराना है, कफ रोग में आपको यूज का सेवन कराना है। इसके बाद क्या है, अनुवासन बस्ती का योग क्या है। अनुवासन बस्ती में आपको मतलब क्या सेवन करवाना है उसको, रोगी को। वात रोग में आपको क्या सेवन करवाना है, बिल्व तेल। वात रोग में बिल्व तेल सेवन कराना है। पित्त रोग में जीवनीय गण के से सिद्ध स्नेह का सेवन करवाना है। और कफ रोग में मदन फल सिद्ध तेल का सेवन करवाना है रोगी को, ठीक है। बस यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसको एक बार बता देता हूँ मैं आपको।
ये जो है यहाँ पर जो 24 पल है इसको कैसे डिवाइड करना है, जैसे कि वात रोग है, वातज है वो, तो क्वात की जो मात्रा है सब में 5-5 प्रशस्त है और कल की मात्रा 1-1 प्रशस्त है। ये तो हो गया यहाँ पे, ठीक है। क्वात की मात्रा 5-5 प्रशस्त हो गई और कल की मात्रा 1-1 प्रशस्त हो गई। जो वात है, वात की श्रेष्ठ औषध मैंने आपको बताई क्या है, स्नेह है। तो यहाँ पर अपन स्नेह 3 प्रस्त दे रहे, स्नेह कितना प्रस्त दे रहे, 3 प्रस्त दे रहे। और कफ की श्रेष्ठ औषध क्या है, मधु है। तो मधु अपन यहाँ पे कितना देंगे, 3 प्रस्त देंगे, 3 प्रस्त यहाँ पे मधु दे देंगे अपन, ठीक है। पित्त में देखो सब में 2-2 प्रस्त है, तो पित्त को ऐसे याद रख लेना है कि इसमें जो है वो सेम चीज़ें चलेगी, 2-2 प्रस्त है। यहाँ पे थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये जो मधु मतलब कि जो वात है इसमें जो मधु है और सेंधा है वो 1.5 प्रस्त है, ठीक है। मधु और सेंधा यहाँ पे 1.5 प्रस्त है, तो ये 3 ऐसे हो जाएंगे, 3 और 3 6 हो जाएंगे। आधा ये हो गया और आधा कल्क और क्वात हो गया, तो 50% कल्क क्वात हो जाता है और 50% स्नेह मधु और सेंधा नमक हो जाता है, ठीक है। इतना आ गया समझ में, बस इतना ही था इसमें। अभी अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे इसके स्नेह व्यापत सिद्धि देखेंगे, स्नेह व्यापत सिद्धि स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।